हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि वीडियो सीरीज चल रहा है, 2 दिन बीत गया है, आज तीसरा दिन है। तो आज तीसरे दिन में जिस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो आज भी कुछ करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कौन कौन से पार्ट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज हम लोग का ज्योग्राफी भूगोल होने वाला है, और हिंदी भी होने वाला है, संस्कृत भी होने वाला है। अब विज्ञान संदीप सर पढ़ाइए रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान के भूगोल का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, भारत संसाधन और उसके उपयोग। आप जानते हैं कि भूगोल का ये सबसे बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर और भी चैप्टर्स हैं, यानी और भी संसाधन के बारे में, अलग अलग संसाधनों के बारे में बताया गया है। जैसे मृदा संसाधन, जल संसाधन, और भी इसी तरह से अलग अलग, यानी कुल मिला जुला कर टोटल 6 खंड है। ओके, तो आज हम लोग पहला और दूसरा क्लियर करने वाले हैं। इसी तरह से कल परसों अगले 2 दिनों में पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी का तीसरा लेसन करने वाला है, भारत से हम क्या सीखे, ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। और संस्कृत का 2 लेसन क्लियर, जैसे कि कल और परसों भी 2 लेसन किया जा रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 5वां और 6ठा लेसन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए, तो देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि आज डे 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सामाजिक विज्ञान तो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए, जैसा कि यदि आप लोगों को किसी का आंसर पता हो तो आप भी बाबू जरूर बताइए। ओके, आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाबू। बताइए तो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया बाबू, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बहुत फेमस लाइन है, याद रखिएगा। ये लाइन जिमरमैन ने कहा था। इतना ही नहीं बाबू, इसी के साथ ही आप ये भी जानिए कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था और संदीप पांडे ने क्या कहा था। अगर एग्जाम में आ जाए तो एकदम गर्दा उड़ा करके आ जाइएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये लाइन महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। और संदीप पांडे जो हैं, इन्होंने वर्षा जल संचय से संबंधित बहुत सारे काम किए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है बाबू, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही है, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? बताइए तो, सौर ऊर्जा है कि जीवाश्म ईंधन है कि जल विद्युत है कि पवन ऊर्जा है? कौन सा है? याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन है, अनवीकरणीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए तो, रियो डी जनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा, रियो डी जनेरियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? याद रखिएगा, ये सौर ऊर्जा है। अभी बताया जा रहा था, सौर ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 72 में, 1972 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक माने क्या होला? निर्जीव होला, याद रखिएगा। तो देखिए तो, आप ऑप्शन देखकर भी इसको बता सकते हैं। मानव, पक्षी, पेड़, नदी। मानव, पक्षी, पेड़ का है? सजीव है, तो क्या हो जाएगा इसका? नदी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। जी हाँ, अब ये मैंने बोला था ना, टोटल 6 इकाई 6 गो है, तो 6 गो में से एगो खत्म हो गया, है दूसरा का है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रीन। कौन सा है बाबू? एंड्रीन है, ये अभी याद कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी किस चीज के लिए उपयुक्त है? बताइए, कपास के लिए कि लीची के लिए कि गेहूं के लिए कि बाजरा के लिए? कपास के लिए उपयुक्त है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है?
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, रेगुर मृदा, इसी को बोलते हैं काली मृदा को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थल अपना भारत में कहाँ मरुस्थल? बालू ओलू, राजस्थान कि ना, राजस्थान में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? चलिए तनिक सा ध्यान दीजिएगा। सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है दो प्रकार का होता है, एगो पुरानी एगो नया। तो जो पुरानका बा ओकरा के बाबू बांगर कहल जाला, और जो नया जो जलोढ़ मिट्टी है उसी को खादर कहा जाता है। अगर यहाँ पर नया जलोढ़ मिट्टी होता तो कौन सा ऑप्शन होता? खादर होता। लेकिन यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसलिए कौन सा हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, तीनों का तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चलिए पहले आपको बता दें, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? अबे बतानी है किसे नवीन, नए का खादर और पुरान का बांगर, याद रखिएगा। तो कहने बड़े खादर खोज लो, यहाँ पर है खादर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगूर किसे कहते हैं? बताइए, रेगूर किसे कहते हैं? करियक्का मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हिंदी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी का आज हम लोग तीसरा लेसन करने वाले हैं, भारत से हमने क्या सीखा। ओके, चलिए आइए इस लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव करते हैं, एक एक ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? याद रखिएगा, हेस्टिंगस को मिला था, वारेन हेस्टिंगस। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके? तो नीति कथा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांव में हो सकते हैं, देहातों में हो सकते हैं, हमारे क्षेत्रों में हो सकते हैं। ठीक है, सारे जहां से अच्छा देहात हमारा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आगे है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान, कौन सी थे? तो ये महान दार्शनिक थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल का समय? याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंगस। अभी ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मूलर जी ने करवाया था, उन्हीं का पाठ है, उन्हीं ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? बताइए। तो मेघदूत, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मेघदूत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में हुआ था, याद रखिएगा, मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ये 1783 ईस्वी में पहुंचे थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर ए है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने डैश 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 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? कितने वर्ष में? याद रखिएगा, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? अभी वही वाला क्वेश्चन मैंने पलट कर दे दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैक्स मूलर को कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? किसने किया? अभी ऊपर पढ़े थे ना, तो मैक्स मूलर जी ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? याद रखिएगा, डेसाऊ में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है हमारी भारत। ओके, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? अभी आप लोग बताइए, तीसरा बार आ गए है क्वेश्चन में। वारेन हेस्टिंगस को मिला था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? जल्दी से बताइए। आधुनिक मानव की, मध्यकालीन मानव की, धार्मिक मानव की, प्राचीन मानव? प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? अभी बताया गया था 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो भारत है, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलदस्ता हमारा। चलिए संस्कृत आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज दो दो लेसन कर रहे हैं, तो आप पहला दूसरा तीसरा चौथा हम लोग कर लिए हैं। आज पांचवा और छठा लेसन करने वाले हैं। पांचवा लेसन का नाम कौन सा है? भारत महिमा। और छठा लेसन कौन सा है? तो भारतीय संस्कार है। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं हम लोग भारत महिमा। आइए, पहला क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। जैसे अभी हम लोगों ने गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके, तो देवता भी हमारे भारत का गीत गाते हैं। वाह, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक, दूसरा जो श्लोक है ना, याद रखिएगा, भगवत पुराण से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? अपने भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन? ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तबे नु यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं भगवान जी भी। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद्य किस पुराण से लिया गया? यानी पाठ का जो प्रथम पद्य है वो किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य मंत्र हैं? कितने कितने मंत्र हैं बताइए जल्दी से। ये 5 मंत्र हैं टोटल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात। रिक्त स्थान की पूर्ति तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अहो अमीषा किमकारी डैश 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 अस्पृहानि। यह पद्य किस पुराण से संकलित है? याद रखिए, भगवत पुराण से संकलित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जी नहीं है देश में गुंजन। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित है? मात्र 2 पद्य संकलित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्गभूत देश कौन सा है? भारत देश है अपना, भारत वाला है, भारत महिमा भारत देश, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायंती देवा डैश 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 पुरुषा श्रुतवात, ये कौन सा है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सभी से। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से ये हमेशा सेवित है। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि यानी मातृभूमि हमारी कैसी है? तब विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एतत् भारतम डैश 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 सदा पूजनीयम, इसका हो जाएगा अस्मभि, अस्माभि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? अशोभना न विशाला, हाँ विशाला है, यानी बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनः एक तो अभावम
वह वहंतः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में, मतलब कौन सा पद रखेंगे, यानी रेखांकित स्थान ये जना है, यानी जना के जगह पर इनमें से कौन सा रखा जाए तो ये एक प्रश्न बन जाएगा। याद रखिएगा के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जी अब ये भारतीय संस्कार है, यहाँ से पाठ चालू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? बताइए, जन्म पूर्व संस्कार है कि शैशव संस्कार है कि शैक्षणिक संस्कार है कि इनमें से कोई नहीं है? ये जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपनयनम या समावर्तनम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समावर्तनम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसमें से क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान। तो यही लोग होता है तीनों के तीनों आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी गोदान नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर गोदान से होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह का है कि केशांत का है कि अक्षरारंभ का है कि अंत्येष्टि का है? ये केशांत का है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता कि हम लोग एकदम संस्कारों से घिरे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत की जन्मोपरांत की, जन्म के पहले तो जन्म के पहले होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? यानी कि शैशवावस्था में संस्कार 6 गो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में? तो ये विवाह संस्कार में होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। समावर्तन, देखिए समावर्तन संस्कार जो होता है ना, इसमें लोग जो भी होते हैं वो गुरु के घर को छोड़कर शादी विवाह वाले जीवन में यानी गृहस्थ के जीवन में शामिल हो जाते हैं, चले आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन प्रवेश करते हैं? विवाह, शादी विवाह तब ना जिम्मेदारी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? हाँ, प्रयोजन क्या है? तो गर्भ की रक्षा करना, यानी गर्भ रक्षा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है बाबू? इस संस्कार में गोद भराई जिसको कहा जाता है, यानी गर्भवती की प्रसन्नता के लिए संस्कार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा है कि धर्म है कि संस्कार है कि वर्ण व्यवस्था है? संस्कार है। भारतीय संस्कार चैप्टर है तो संस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में कि पितृगृह में कि राजभवन में कि मातृक में? आप बताइए कहाँ होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गुरु गृह में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में टोटल सब मिला के 16 गो संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, ये संस्कार मरने के बाद होता है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पहले वाला जो संस्कार है वो कितना है? तो याद रखिएगा त्रय यानी 3 गो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बाबू, प्राचीन काले शिष्य डैश 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 इति कथ्यते अस्म। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। बताइए क्या होगा? छात्र होगा कि अंत्यवासी होगा कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी होगा, माने पहले शिष्य वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम डैश 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 इति। रिक्त स्थान की पूर्ति वही करे। बताइए तो संस्कार होगा कि संस्कृति होगा कि कर्मकांड होगा कि महोत्सव होगा, कौन सा होगा? तो संस्कार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भावस्था में संस्कार रोपण के लिए, या गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। तो ये सभी के लिए, यानी इन सभी कार्यों के लिए जन्म पूर्व संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है वो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, यानी गर्भावस्था में ही संस्कार डाल दिए जाते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, संस्कार के कितने प्रकार हैं? संस्कार के टोटल 5 प्रकार हैं। 5 में टोटल 16 को हो जाते हैं। ठीक है, अलग 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 अलग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। लजाई हो जैसा हो। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, छात्राणाम डैश 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 तपह। क्या ऑप्शन नंबर ए बताइए तो, भ्रणम कि क्रीडनम कि पालनम कि अध्ययनम? अध्ययन करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तव्य पाठ डैश डैश डैश। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? अस्मर्तव्य कि अस्मर्तव्यम होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्मर्तव्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु गृह में, यानी कि गुरुदेव जी के घर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षणिक संस्कार टोटल 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, आगे विज्ञान है। चलिए संदीप सर से पढ़ते हैं। तब तक के लिए हमारे तरफ से मिलते हैं कल। जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो जैसा कि हम सभी अभी क्वेश्चन बैंक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब देख रहे हैं लोग, तो 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरे क्लास में हम सभी विज्ञान में, यानी विज्ञान में हमने जो केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो केमिस्ट्री का लेसन 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सभी लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और लेसन 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, यानी अम्ल भस्म लोअर चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, वो सब हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज कुछ देखेंगे और बाकी सब कल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो देख रहे सभी ऑप्शन में क्या है? H2 तो है। तो हम ये पता करते हैं कि सोडियम जिंकेट कहाँ पर है। तो सोडियम जिंकेट स्कोर क्या होता है? Na2ZnO2। बट आप इसको यदि नहीं याद है, आपको सिर्फ संकेत संयुक्ता याद है, तब बना सकते। कैसे याद कीजिए लोग? सोडियम जिंकेट लिखना है तो सोडियम का संकेत होता है Na, जिंकेट का होता है ZnO2, इसका संयुक्ता होता है 2, इसका होता है 1। क्या दोनों बराबर नहीं है? तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, यानी क्या होगा? Na2ZnO2। Na2ZnO2 देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए तो Na2ZnO2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर दो। ओके, इसी के साथ एक और बात जान लीजिए आप लोग। हम लोग जब याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, तो उभयधर्मी ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करने से क्या बनेगा, तो यहाँ भी उत्पाद क्या बनता है? तो यहाँ भी बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? इस रिएक्शन में बनेगा सोडियम जिंकेट, परंतु यहाँ पर H2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? H2 होगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यही बनेगा सोडियम जिंकेट, और यहाँ पर आएगा H2। जब यहाँ पर सिर्फ रहता है जिंक, तो यहाँ क्या आता है? H2 आता है। क्या आता है? H2 आता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है। ओके, अब बता दें, जो लिटमस विलयन होता है, लिटमस विलयन अम्ल के साथ क्या होता है? तो पढ़े चलो, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। यानी यदि अम्ल है तो लाल रंग का रहेगा, भस्म है तो नीला रंग का रहेगा, क्योंकि भस्म क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। परंतु ओरिजिनली कैसा रहता है? उदासीन के साथ कैसा रहता है? तो बैगनी रंग। कैसा रहता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, जिससे निकाला जाता है। तो क्या होगा? लाइकेन, ऑप्शन नंबर होगा ए। तो ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा, जो मिथाइल ऑरेंज होता है किसके साथ कैसा बिहेव करता है। ओके,
तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा रहता है, लाल रंग का रहता है। यानी अम्ल में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। यदि किसी अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, जब मिथाइल ऑरेंज को हम किसी क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा रंग दिखाता है, लाल रंग दिखाता है, और क्षार के साथ कैसे दिखाता है, पीला रंग दिखाता है। ओके, अब क्वेश्चन दिया सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल। अब हमको ये पता करना है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट नेचर में क्या होता है, चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। यह तो ना ही अम्ल है ना ही क्षारीय, क्या है, लवण है। ओके, तो लवण में याद कीजिए, लवण में 3 कैटेगरी पड़े, चलो, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण यानी क्षारीय लवण। तब ये पता करना है कौन सा लवण होगा। तो कैसे बना होगा, ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 दोनों के रिएक्शन से। ये वाला क्या होता है, भस्म, ये वाला क्या होता है, अम्ल होता है। तो यहाँ पे जो H2CO3 है क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, यानी दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ये वाला क्या है, प्रबल भस्म है। ये क्या है, प्रबल भस्म। तो जब प्रबल भस्म दुर्बल अम्ल रिएक्शन करके जो लवण बनाता है, वो लवण कैसा होता है, इसमें किसका प्रभाव ज्यादा है, भस्म का प्रभाव ज्यादा है ना। यानी सोडियम कार्बोनेट कैसा लवण है, भास्मिक लवण है, यानी क्षारीय लवण है, यानी इसमें भस्म का गुण है। ओके, तब बताइए जब सोडियम कार्बोनेट जो भस्म की तरह बिहेव कर रहा है, यानी क्षार की तरह बिहेव कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। ये क्या होता है, एक होता है बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। मार्केट से हम लोग क्या खरीद लाते हैं, चूना लाते हैं। सूत्र क्या होता है उसका, CaO। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, लोग पानी में डालते हैं H2O में, तो क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है। ओके, प्लस उसमें निकलता है। अब यहाँ पे विलयन तैयार होगा, इसी विलयन से हम लोग क्या करते हैं, दीवार पर सफेदी करते हैं। ओके, जब सफेदी करते हैं तो CaOH क्या करता है, तो CaOH का होल 2 CO2 से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए जब सूखता है 2-3 दिन के बाद क्या होता है, दीवार पर चमक आ जाती है। तो जब हम दीवार की सफेदी करते हैं तो सफेदी करने के 2-3 दिन बाद क्या होता है, जैसे वो सूखता है तो क्या होता है, चमक आता है। चमक क्यों होता है, उसमें एक लेयर आता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और अब जानते हैं संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। ओके, चलिए, इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टिक करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। सबसे पहली बात आपको जानना है, वो सार्वभौम सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। ओके, अब ये बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, यह पीएच वैल्यू बताता है, कैसे, अपने कलर में परिवर्तन करके बताता है। तो क्वेश्चन ने दिया है यहाँ पर, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके पास पहले से क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का तनु विलयन है। तनु और सांद्र पढ़े होंगे लोग। तनु विलयन में क्या होता है, सांद्रता कम होती है। जैसे मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल दे तनु और सांद्र में डिफरेंस समझने के लिए, मान लीजिए शरबत पीते हैं, शरबत, तो चीनी का जब हम पानी में विलयन बनाए तो तनु होगा तो फीका लगेगा और सांद्र होगा तो ज्यादा मीठा लगेगा। यानी मीठा ज्यादा कब लगेगा, उसमें चीनी का मात्रा ज्यादा नहीं, सांद्र होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, तनु विलयन है। क्या है, तनु विलयन, इसकी सांद्रता कम है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में क्या करता है, सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। ओके, चलिए, तो जो सार्वभौम सूचक होता है ना, जो पीएच इंडिकेट भी करता है, यह क्या करता है, विलयन में से अम्लीय विलयन में अलग रंग दिखाएगा, क्षारीय में अलग दिखाएगा, उदासीन के साथ अलग दिखाएगा, और अम्लीय में भी अम्लीयता बढ़ेगा तो इसका कलर चेंज होता जाएगा, भास्मिकता बढ़े तो कलर चेंज। तो कैसे क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे, लिखा गया है यहाँ पर, देखिए तो क्या है, जैसे पीएच मान 7 के बारे में पढ़े लोग, क्या होता है, न्यूट्रल एंड उदासीन होता है। जब 7 से अधिक पीएच बढ़ता है तो क्या होता है, भास्मिकता बढ़ती जाती है। जब 7 से घटता है क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। ओके, देखिए ये वाला होता है सार्वभौम सूचक। तो जब सार्वभौम सूचक उदासीन विलयन के संपर्क में रहता है, यानी उदासीन में रहता है, क्या होता है, ग्रीन। कैसा दिखाई देता है, ग्रीन। अब देखिए ग्रीन है, और जैसे जैसे भास्मिकता बढ़ रहा है, भास्मिकता बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए पीएच मान 7 है, 7 से 8 हो रहा है, तो 7 से 8 यानी भस्म आ रहा है, भास्मिकता बढ़ रहा है, तो भास्मिकता बढ़ने से देखिए इसका कलर शिफ्ट हो रहा है। तो ग्रीन है, ग्रीन के बाद आ रहा है डार्क ग्रीन, यानी बहुत ज्यादा ग्रीन। देखिए इसका कलर चेंज होता है, कभी ब्लू भी आ रहा है, अब ब्लू के बाद फिर डार्क ब्लू भी आ रहा है। ओके, चलिए अब इधर आते हैं, देखिए तो इधर ग्रीन से इधर क्या है, देखिए ग्रीन, अब ग्रीन धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फिर यानी कलर चेंज हो रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग को ये देखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय है कि क्षारीय है।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसे, NaHCO3। तो क्षारीय में कैसा होता है, प्रबल क्षारीय, यानी प्रबल भस्म होता है, दुर्बल भस्म होता है। तो ये वाला क्या होता है, दुर्बल भस्म होता है। क्या होता है, दुर्बल भस्म। और हम जानते हैं प्रबल भस्म का पीएच मान ज्यादा होता है, दुर्बल कम होता है। यानी कहीं ना कहीं जब ये दुर्बल है तो इधर होगा, उधर होगा, इधर होगा, इधर, यानी इधर कहीं ना कहीं होगा। अब इधर में भी किधर होगा, तो अब ये तनु है कि सांद्र है, तनु है, तो तनु है तो क्या होगा, उसकी भास्मिकता और कम होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, और कम होगी। तो यानी इधर ही होगा, तो इधर यानी क्या होगा, ग्रीन के आसपास ये शिफ्ट होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे, यानी हरा होगा। बाई तो यहाँ पर कोई प्रबल भस्म होता है तो क्या करते हैं, नीला टिक करते हैं। यदि आप इसको उससे सोचना चाहें, कैसे सोचना चाहें, लिटमस पत्र से, तो आप कैसे सोच सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं कि लिटमस पत्र क्या करता है, भस्म के साथ कलर कैसे करता है, नीला करता है। नहीं, आप ऑप्शन नंबर ए सोच सकते हैं। बट आपको बता दें, जब एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन है, 80 में कितना बनाना है, 40, जब 80 में 40 बनाना है तो इससे क्वेश्चन है, तब उसे क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ओके, चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये, जब लिटमस विलियन, एक मिनट, जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब इस विलियन का रंग कैसा होता है। लिटमस विलियन ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय, तो इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। जिंक नहीं, जब बल्कि टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ने दिया, जिंक की अपेक्षा, सॉरी, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। बी दिया, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी दिया, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। ओके, तो बताते हैं आपको, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जब अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए इसका उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग करते हैं टीन का उपयोग करते हैं। लेकिन खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है टीन से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है, भस्म करता है, यानी क्षारक करता है। तो ऑप्शन ए दिया है अम्ल, बी दिया है क्षार, सी दिया है लवण। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ क्षार। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, कौन सी गैस निकलता है, H2 निकलता है। इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी, तो सी टी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी, तो सी टी करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, धातु का ऑक्साइड है। तो हम लोग पढ़े धातु का ऑक्साइड सामान्यतः क्या होता है, भास्मिक होते हैं, यानी भस्म की तरह काम करता है। बी दिया NaCl, जी बिल्कुल, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक सामान्य लवण है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। ये क्या है, लवण है, भस्म नहीं है। सीधे NaOH डायरेक्टली भस्म की हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो लवण है, परंतु इसमें क्या होता है, भास्मिक गुण ज्यादा होता है, यानी भास्मिक लवण है। तो ये भी लवण है, ये भी लवण है, लेकिन भास्मिक लवण है, ये सामान्य लवण, इसलिए ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके, जैसे बोला कौन भस्म नहीं है, इसमें भस्म का गुण है, इसमें भी, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में भस्म का गुण नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, बी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 दिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए दिया हल्दी, बी दिया मेथिल ऑरेंज, सी दिया फेनोल्फथालीन। ऑप्शन नंबर ए होगा हल्दी। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अधातु ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, कुछ उदासीन भी होते हैं, परंतु यहाँ पर सामान्यतः जो होता है हम वही लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टी करेंगे। ओके, चलिए, मान अधातु ऑक्साइड होते हैं, उदासीन अम्लीय, कहीं दिया होता है उदासीन और अम्लीय दोनों, तो दोनों हो सकता है इस, तो बट सबसे अधिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इस ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टी करेंगे, तो बी टी करते हैं। ओके, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि एक से अधिक ऑप्शन हो सकता है और ऑप्शन वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे, उस सवाल को स्किप कर देंगे। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन है SO2, ये क्या है, अधातु ऑक्साइड है। ये क्या होता है, अभी अधातु का जो ऑक्साइड है क्या होता है, अम्लीय होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी अधातु का ऑक्साइड है, परंतु जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे लोग, तो ये वाला तो अम्लीय होगा, परंतु नाइट्रोजन के उस ऑक्साइड क्या होता है, उदासीन भी होते हैं। और यहाँ क्या बोला, कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होगा। ये तो यहाँ पे देखिए, तो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम क्या है, धातु है, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर दो। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, कौन संक्षारक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इन तीनों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम जानते हैं अम्ल संक्षारक होते हैं, तो ये अधिक संक्षारक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। चलिए अब अमोनियम क्लोराइड के बारे में थोड़ा चेक करते हैं क्या है।
अमोनियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ये तो लवण है। अब लवण में कैसा लवण है तो किस किस अम्ल के मिलने से बन सकता है? तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाला क्या है भस्म है। और HCl क्या है तो ये अम्ल है। अब बताइए यहाँ पर जो भस्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्रबल है दुर्बल है? दुर्बल भस्म है। कैसा है? दुर्बल भस्म है। ये वाला क्या है? प्रबल अम्ल है। तो जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म मिलकर जो लवण बनाते हैं वो लवण कैसा होता है? तो चूंकि इसमें अम्ल का प्रभाव ज्यादा है, प्रबल अम्ल है, इसलिए अम्लीय लवण होगा। क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। क्वेश्चन दिया गया है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए। तो ए आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सांद्र H2SO4, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? अब सूचक का टाइप पढ़े थे, 3 को टाइप पढ़े थे। प्राकृतिक सूचक, एक गंधीय सूचक होता है और एक कृत्रिम सूचक होता है। ओके, तो लौंग तेल किस में रखा जाता है? गंधीय सूचक में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक। हालांकि आप ये भी सोचो सर लौंग प्राकृतिक होता है, तो प्राकृतिक बोलेंगे नहीं, इसको गंधीय सूचक में रखा गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? तो लाल को नीला करने का काम कौन करता है? भस्म करता है। अब भस्म में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है? ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें प्रबल कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो लाल को नीला कौन करता है? भस्म करता है। अब भास्मिक विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन दिया 7, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करें, 7 से अधिक। यदि यही क्वेश्चन रहता है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, इसलिए वो क्या होता है? 7 से कम होता है। बट इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? अच्छा, अम्ल के जलीय विलयन में, तो अम्ल के जलीय में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, H+ आयन उत्पन्न होता है। अब एक और बताता है आपको, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। अब वो H+ आयन जल के अणु से मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो कि होता है H3O+। क्या होता है? H3O+। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ऑप्शन आपको पूरा देख कर ही टिक करना है। ओके, H+ आयन तो मिल गया, बट यहाँ पर देखिए H3O- दिया है, तो O- तो होगा नहीं, O+ रहता। यदि मान लीजिए यहाँ पर O+ रहता, H3O+ रहता, ओके, और यहाँ पे H+ रहता, तो कंफ्यूजन वाला बात आ रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? एग्जाम में उस सवाल को स्किप करेंगे। ओके, चलिए, हालांकि यहाँ माइनस दी, इसलिए ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, तो बी टिक कर देंगे। चलिए फिर से सुनिए, अम्ल क्या करता है? जल में H+ आयन देता है, वो H+ आयन क्या करता है? जल के अणु के साथ मिलकर क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो कभी कभी एग्जाम में सभी सवाल आ चुका है, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? तो क्या होगा? H3O+। क्या होगा? H3O+। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन दिया HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल में आता है। CH3COO, इसे क्या है? एथेनोइक अम्ल है, इस अम्ल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल में आता है। ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, भी प्रबल अम्ल में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी। हालांकि हम लोग पढ़े भी थे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, मेथेनोइक अम्ल ले, एथेनोइक अम्ल ले, प्रोपेनोइक अम्ल ले, कोई भी अम्ल ले, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है, ये भी दुर्बल होगा। मेथेनोइक होता है, फॉर्मिक अम्ल जिसे बोलते हैं, वो भी दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट के 2 सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया पर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है? तो नीला को लाल करने का काम कौन करता है? अम्ल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ए टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पर, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए H+ आयन, बी OH- आयन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा H+ आयन। ओके, चलिए इसी के साथ क्या होता है? आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।